हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ किशोर कुमार एंड आई एम गोना टीच यू बिजनेस स्टडी। और आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंसिंग डिसीजन। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने किया था इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आई होप आपने प्रीवियस क्लास देख ली है, क्योंकि आप अगर प्रीवियस क्लास देखते हैं साथ के साथ तो ये आपकी करंट क्लास और भी इफेक्टिव रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द फाइनेंसिंग डिसीजन। सो फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है, आइए इसको देखते हैं। द सेकेंड इम्पोर्टेंट, अब पहला इंपॉर्टेंट क्या था, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट डिसीजन। और थर्ड हमारा क्या रहेगा, डिविडेंड डिसीजन। डिसीजन विच फाइनेंस मैनेजर हैज टू टेक डिसाइडिंग सोर्स ऑफ फाइनेंस। सोर्स ऑफ फाइनेंस का मतलब हो गया कंपनी में आउटसाइड से जब पैसा आता है तो उसको फाइनेंस करना कहते हैं, और इस फाइनेंसिंग के दौरान जो डिसीजन लिए जाते हैं वही फाइनेंसिंग डिसीजन है। ए कंपनी रेज फ्रॉम वेरियस सोर्स। आप पैसा रेज नंबर ऑफ सोर्स से कर सकते हैं, यानी मार्केट से पैसा आप अलग अलग तरीके से रेज कर सकते हैं, ला सकते हैं, फाइनेंस कर सकते हैं। इसी के रिगार्डिंग डिसीजन लेना। सच बाय इशू ऑफ शेयर, अब जैसे शेयर के द्वारा आप इशू करके पैसा ले सकते हैं, डिबेंचर से पैसा ले सकते हैं। बाय टेकिंग लोन, अगर आपने बैंक से लोन ले लिया तो आप लोन के द्वारा पैसा ले सकते हैं, और कोई एडवांस है उसके द्वारा। तो आप कई तरीके से पैसा फाइनेंस कर सकते हैं। देयर आर द नंबर ऑफ सोर्स। डिसाइडिंग हाउ मच टू रेज फ्रॉम विच सोर्स। सो डिबेंचर से कितना पैसा लेना है, शेयर से कितना पैसा लेना है, लोन से कितना लेना है, ये सारे के सारे, एडवांस से कितना लेना है, ये सारे के सारे। ये देखिए हाउ मच, ये जो समस्या है कि इसमें से ये देखना है इससे कितना लेना है, डिबेंचर से कितना लेना है, शेयर से कितना लेना है, लोन से कितना लेना है, ये डिसाइड करना ही फाइनेंस मैनेजर का मेन रोल रहेगा। इसी को हम बोलते हैं फाइनेंसिंग। सो आगे रीड करते हैं। विच सोर्स कंसर्न ऑफ द फाइनेंसिंग डिसीजन। मेनली फाइनेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। अब ये कहते हैं कि फाइनेंस को मेनली दो तरह से डिवाइड कर रखा है। मेनली वो कहते हैं एक तो है ओनर के द्वारा जो फंड आता है, एक होता है बोरोड फंड। ओनर से जो पैसा आता है वो ओनर फंड है। बोरोड फंड यानी जो बाहर के लोगों से बोरो किया है हमने, वो है बोरोड फंड। आइए रीड करते हैं। शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मतलब हो गया कि जो कंपनी ने प्रॉफिट वगैरह से जो पैसा कमाया है, जो कंपनी की इनकम है, उसमें से कुछ पैसा तो कंपनी क्या करेगी, जैसे डिविडेंट वालों को पे ऑफ कर देगी, या फिर और क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। लेकिन कुछ पोर्शन क्या करेगी, अपने पास रखेगी, उसको कहते हैं रिटेन। तो अगर बात करें कि शेयर की और यहाँ पर रिटेन अर्निंग की, ये पैसा दोनों ही पैसे को हम बोलते हैं ओनर फंड। और अगर बात करें कि डिबेंचर से लिया हुआ पैसा, लोन या बॉन्ड से, या फिर और कोई तरीके से बोरो किया हुआ आउटसाइड से, वो सारा का सारा आपका बोरोड फंड होगा। सो मेनली शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग ये ओनर के फंड के अंदर आएंगे, और जो बाकी रह गए, जो डिबेंचर या लोन बॉन्ड वगैरह हैं, इनसे जो पैसा आता है वो बोरोड फंड है। आइए आगे देखते हैं। द मेन कंसर्न ऑफ द फाइनेंस इज टू डिसाइड हाउ मच टू रेज फ्रॉम ओनर फंड एंड बोरोड फंड। यानी वो ये देखेगा फाइनेंस मैनेजर कि अब मेनली हमने दो कैटेगरी कर ली है कि एक ओनर का पैसा है एंड एक बोरो का पैसा है। ओनर में हमारे पास शेयर कैपिटल आ गया, रिटेन अर्निंग आ गया, डिबेंचर है, लोन है, बॉन्ड्स हैं, ये बोरोड फंड है। अब देखना है कि दो मेन सोर्स से ओनर और जो बोरोड फंड है किससे कितना, यानी हाउ मच टू रेज फ्रॉम ओनर एंड हाउ मच टू रेज फ्रॉम बोरोड फंड। ये डिसीजन लेना ही एक फाइनेंस मैनेजर का काम है। इट्स एन मेन डिसीजन। सो वाइल टेकिंग डिसीजन, जब ये डिसीजन वो लेता है फाइनेंस मैनेजर, वो कंपेयर करेगा किस चीज़ को, कि फ़ायदा किससे है और किससे नुकसान है। यानी वो दोनों के फ़ायदा नुकसान को अच्छे से ऑब्जर्व करेगा। आफ्टर दैट ही डिसाइड डिफरेंट सोर्स ऑफ द फाइनेंस। द बोरोड फंड हैव टू पे बैक इन्वॉल्व सम डिग्री ऑफ रिस्क। अब देखिए, जब आप पैसा वापस देंगे, जो पैसा आपने बोरो किया है, जो पैसा लोन के द्वारा या डिबेंचर के द्वारा, डेफिनेटली एक टाइम पीरियड होगा, एंड टाइम पीरियड के बाद में आफ्टर यू हैव टू रीपे, आपको वो पैसा वापस पे करना पड़ेगा। सो जब पैसा पे करेंगे तो कुछ खतरे भी होते हैं, वो कई हो सकते हैं। जैसे उस टाइम में आपके पास में क्या पता उस टाइम में कैश ना हो, या फिर आपकी मार्केट सिचुएशन के हिसाब से आपकी कंपनी इतना स्ट्रॉन्ग
कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पा रही है। सो कई डिग्री ऑफ रिस्क हैं, कई खतरे होते हैं, तो वो हमें देखना होता है। जैसे आपने एक फ्रेंड से लोन ले लिया और एक क्या कर लिया, आपने बैंक से लोन ले लिया। फ्रेंड से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि देखिए इस महीने मेरे को सैलरी नहीं मिली या ड्यू टू सम अदर क्राइसिस आई कुडंट पे। सो आप उससे एडजस्ट कर सकते हैं, बार्गेनिंग कर सकते हैं, कंसेशन ले सकते हैं, टाइम पीरियड ले सकते हैं। ये क्या है, कन्वीनियंट है। पर अगर मैं आपको कहूँ कि बैंक का, तो बैंक का तो फिक्स है, जो है वो फिक्स्ड है। अगर वहाँ पर 1 महीने 2 महीने की डिफ़ॉल्ट आ गए तो आपको हाई रिस्क कहाँ पर नज़र आ रहा है, फ्रेंड के लोन से आ रहा है या वैसे आ रहा है। सो सेम पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ कि हमें भी यही कंसीडर करना है एज अ फाइनेंस मैनेजर की। अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखें तो आपको भी यही कंसीडर करना है ओनर फंड एंड बोरोड फंड। ओनर फंड के अंदर क्या एडवांटेज, क्या रिस्क है और क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं। सेम वी आर कंपेयर विद द ओनर एंड बोरोड दोनों के अंदर, तो हम देखने वाले हैं इनमें। ओनर फंड इज नो फिक्स कमिटमेंट। अब वही बात होगी ना फ्रेंड वाली, अगर आपने फ्रेंड से लिया तो देर इज नो फिक्स कमिटमेंट, कोई तारीख नहीं है। अगर आपने सपोज करो बैंक से लोन लिया, 2 तारीख को आपकी किस्त कटनी है, तो 2 का मतलब ओनली 2। आप ये नहीं कह सकते 10 दिन 20 दिन आगे चले जाओ अगले महीने दे देंगे, नो। आपका कमिटमेंट वहां पर फिक्स होता है। बट इन केस ऑफ द ओनर फंड इट्स अ क्लियर कट, देर इज अ नो कमिटमेंट। In this, there is a no commitment, repayment, and there is a no risk involved. But finance manager prefer a mix of both type. लेकिन फाइनेंस मैनेजर दोनों को ही कंपेयर करके लेके, अगर आपने पैसा ओनर का ही पूरा का पूरा 100% यूटिलाइज करना है तो फिर तो कंपैरिजन की बात ही नहीं है, फिर तो कोई चॉइस ही नहीं है, फिर डिसीजन लेने की क्या जरूरत है। आपको मैं ये कहूँ कि आपको कंपैरिजन करना है कि आपके फ्रेंड से लोन लेना है या बैंक से लोन लेना है, लेकिन आपको सिर्फ मुझे तो अपने फ्रेंड से ही लोन लेना है, तो फिर तो कंपैरिजन का डिसीजन लेने की कोई बात ही नहीं है। अगर आप ये कहो कि सर मैं दोनों पास, मेरे पास ऑप्शन है, तो डेफिनेटली यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे एडवांटेज डिस। अगर आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, यानी सिर्फ फ्रेंड है या सिर्फ बैंक है, तो फिर तो फाइनेंस मैनेजर, यानी आप किसी से क्या एडवाइस लेंगे, क्या डिसीजन लेने की जरूरत है, फिर तो टू द पॉइंट ले लो। लेकिन अगर हम बात करें फाइनेंस मैनेजर, कब बात है डिसीजन की, बात कब आती है, जब 2 चीजें एक साथ दो होंगी, तभी तो कुछ दोनों में कंपैरिजन होंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस को कंसीडर किया जाएगा। अदरवाइज देखा जाए आपके पास है ही एक ही ऑप्शन, तो वहां पर तो किसी का रोल ही नहीं है, कोई डिसीजन वाली बात ही नहीं आएगी। सो यहाँ पर हम मिक्स ऑफ बोथ लेंगे, दोनों को लेंगे, ताकि डिसीजन कैसे लिया जाता है। डिसीजन लेना होगा तो क्या डिसीजन लेते वक्त हम कुछ बातों को देखेंगे, तो उन्हीं बातों को कहा गया है यहाँ पर कि फैक्टर कौन कौन से हैं जो इफेक्ट करते हैं, फैक्टर इफेक्टिंग फाइनेंस डिसीजन। सो वाइल टेकिंग द फाइनेंशियल डिसीजन द फाइनेंस मैनेजर कीप इन माइंड द फॉलोइंग फैक्टर। वो कुछ बातों को जरूर ध्यान में रखेगा, जो कि सिंपल सी बातें हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं तो लागत कहाँ कम पड़ रही है वो हम जरूर देखेंगे। तो प्रायोरिटी किसको रखेंगे, सस्ते को। लेकिन क्या अकेला सस्ते से यानी मिनिमम कॉस्ट से ही काम चलेगा, नो। हम अदर फैक्टर डेफिनेटली और भी देखेंगे। रिस्क कहाँ पर ज़्यादा है, सेकंड ये वाला पॉइंट देखेंगे कि रिस्क कहाँ पर ज़्यादा है। एसोसिएटेड विद बोरोड फंड एज कंपेयर टू ओनर फंड सिक्योरिटी, फाइनेंस मैनेजर कंपेयर द रिस्क विद द कॉस्ट इन्वॉल्व। अब वो सस्ते के साथ में रिस्क को भी देखिएगा, यानी आपका फ्रेंड है वो दे रहा है 2% पे और आपको बैंक दे रहा है, सपोज करो वो दे रहा है 2 से थोड़ा सा कम, यानी 1.5% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में। अब सस्ता तो कौन सा पड़ रहा है, बैंक वाला पड़ रहा है। पर फ्रेंड के साथ क्या कर सकते हो आप, कन्वीनियंस कर सकते हो उसको, उससे कंसेशन ले सकते हो, लेटर ऑन फाइनल पेमेंट में या थोड़ा बहुत आगे पीछे कम कर सकते हो, टाइम पीरियड को एक्सटेंड करवा सकते हो। तो क्या रिस्क एसोसिएटेड आपको देखना जरूरी है, डेफिनेटली देखना जरूरी है। आपको फ्रेंड से थोड़ा ये सस्ता पड़ता है क्योंकि आप उससे टाइम पीरियड एक्सटेंड करवा सकते हो, अदर कोई एडवांटेजेस ले सकते हो, उससे रिस्क एसोसिएटेड कम है और बैंक के साथ ज़्यादा है। तो इसलिए आप साथ में कॉस्ट के सबसे ज़रूरी ये भी चीज़ बनती है हमारी कि हमें उसके साथ में जुड़े हुए खतरों को भी देखना है। सो ये पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट कहता है कैश फ्लो पोजीशन। अगेन दिस इज अ वेरी सिंपल पॉइंट। द कैश फ्लो पोजीशन ऑफ कंपनी आल्सो हेल्प टू सिलेक्टिंग द सिक्योरिटी विद द स्मूथ स्टडी ऑफ द कैश फ्लो कंपनी कैन इजिली अफोर्ड बोरोड फंड। अगर आपकी कंपनी में कैश फ्लो आ रहा है, यानी रेगुलर में आपकी कंपनी अच्छा खासा, महीने में आपका टर्नओवर अच्छा जा रहा है, आपके हाथ में हर महीने अच्छा खासा पैसा आ रहा है, यानी कैश फ्लो अच्छा खासा जनरेट हो रहा है,
सो देखिए, जहाँ पैसे की दिक्कत नहीं है, आपके हाथ में अच्छा खासा महीने के हिसाब से ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो टाइम पे अगर मैं ये कहूँ कि आप क्या प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिला के जो आपकी किस्त बनती है, जो आपकी इंस्टॉलमेंट बनती है, क्या आप कमिटमेंट को पूरा कर सकते हो? यानी आपकी किस्त बनती है तो क्या आप दे सकते हैं? डेफिनेटली आप दे सकते हैं। सपोज करो एक रेगुलर आपकी आप हो, जैसे एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर क्या है, आपकी मंथली सैलरी फिक्स है, तो इसका मतलब अगर आप 10,000 की किस्त के लिए एज ए कुछ लेना चाहें तो वो आपके लिए ईजी रहेगा। क्यों? हर महीने आपके पास 1 लाख अगर मैं ये कहूँ कि इनकम बनती है तो ईजिली आप 10,000 की बजाय 20,000 भी ले सकते हैं। क्यों? कैश फ्लो रेगुलर में आपके। अगर बात करें एज अ प्राइवेट में, अगर आप प्राइवेट में जॉब में हो तो हो सकता है आपकी जॉब सडनली आपको कोई कारण से रिज़ाइन देना पड़े या कोई और दिक्कत आ जाए, इस वजह से क्या आपके पास कैश फ्लो रहेगा? कैश फ्लो नहीं रहेगा तो फिर आपकी किस्तों में डिफ़ॉल्ट होगी। तो स्मूथली अगर आपका कैश फ्लो है, आराम से आपके पास पैसा आता जाता रहता है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? बोरोड फंड में प्रेफर कर सकते हैं, अदरवाइज ओनर फंड में आपको जाना चाहिए। सो कैश फ्लो इज़ अ वेरी also important factor to decide control consideration। अब देखिए फोर्थ पॉइंट कहता है आपके जो मौजूदा शेयर होल्डर हैं, देखिए शेयर होल्डर के पास में क्या होता है, कहीं ना कहीं मालिक यही होते हैं कंपनी के। आउटसाइडर जैसे मैं कहूँ डिबेंचर हैं, तो इनको तो आपने 2 साल 5 साल पीरियड में आपने क्या कर दिया, फिक्स टाइम पीरियड में उनको पैसे दिए, वो अपने घर को गए। लेकिन अगर शेयर होल्डर की बात करें तो वो अल्टीमेटली ओनर ऑफ द कंपनी होते हैं। अगर ये शेयर होल्डर ये इच्छा रखना चाहते हैं हमें कंपनी का मालिक बन के रहना है, हम बाहर वाले को हिस्सेदारी, हम बाहर वाले से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, हमारे पास में ही 100% ओनरशिप रहनी चाहिए, ऑटोमेटिकली फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ ओनर के फंड की तरफ ज़्यादा झुकाव रखना पड़ेगा, यहाँ से पैसा लेना होगा आपको। अगर ऐसा नहीं है, ओनर को मतलब जो शेयर होल्डर है एग्जिस्टिंग जो हमारे शेयर होल्डर, उनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर क्या कर सकते हैं आप, मिक्स ऑफ ले सकते हैं। वहाँ पर आप क्या इसको देख सकते हैं कि बोरोड फंड से कितना पैसा लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए, तो फिर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। सो यही बात है, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द बिजनेस देन द प्रेफर्ड बोरोड फंड इफ दे डू नॉट माइंड टू लूज कंट्रोल। अगर वो कंट्रोल किसी को नहीं देना चाहते हैं तो फिर तो ओनर फंड में चले जाएं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, फिर आप बोरोड फंड में जाके भी पैसा रेज कर सकते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है कि कॉस्ट है इन्वॉल्व इश्यू ऑफ सिक्योरिटी। जब आप ये कहें कि मुझे शेयर सस्ते पड़ते हैं तो शेयर की लागत अगर उसको बाजार में आप उतारते हो तो उस दौरान कितने खर्चे पड़ते हैं ये भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। बैंक में जाते हो इंस्टेंटली आपको लोन मिल जाता है, डिबेंचर से या फिर और अदर एडवांस से आपको इंस्टेंटली लोन मिल जाता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ता। पर जब आप बाजार में शेयर उतारने की बात करते हैं तो आपको क्या करना पड़ सकता है, ब्रोकर को कमीशन देनी पड़ सकती है, अंडरराइटिंग कमीशन देनी पड़ सकती है, फीस, एक्सपेंस, प्रोस्पेक्टर, कई सारे खर्चे करने पड़ सकते हैं। तो क्या ये खर्चे आपको ज़रूर कंसिडर करने चाहिए? ऑफ कोर्स आपको ये भी कंसिडर करना चाहिए कि अगर मैं ये कहूँ कि फ्लोटेशन कॉस्ट यानी अदर खर्चे जो कि मार्केट में जब शेयर एक्चुअल में इशू करते हो तो इस दौरान इशू तक काफ़ी हैवी कॉस्ट आपको पड़ती है, तो फिर आपको ये भी साथ में देखना चाहिए कि नहीं होना नहीं। अगर मैं आपको एक कहूँ कि आपको अगर एक बाइक है, वो बाइक सिर्फ 40,000 की पड़ती है पर वो दुबई से लानी पड़ेगी, तो 40,000 सस्ते लग रहे हैं? दुबई के आने जाने का बीच में कॉस्ट आपको देखते हुए इंडिया से बाइक परचेस करना सस्ता लग रहा है। तो ऐसा ही है, अगर आप सस्ता देख रहे हैं कि शेयर में आपको जाना चाहिए, कुछ आपको बेनिफिट ज़्यादा मिले, पर फ्लोटेशन कॉस्ट भी आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी कंसिडर करना उतना ही ज़रूरी है। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, अगर आपकी ये कॉस्ट बनती है, इफ़ ए कंपनी हैव द फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, आपका कुछ फिक्स्ड खर्चे हैं जो कि ऑपरेशन के दौरान यानी ऑपरेटिंग लागत, देन मस्ट प्रेफर ओनर फंड। क्यों? आप देखिए, अगर आपका बिजनेस में कैश फ्लो तो जनरेट होता ही है, पर आपके महीने के कुछ फिक्स्ड कॉस्ट हैं जो बिजनेस में आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपकी सपोज करो आपकी इनकम होती है 1 लाख रुपया, लेकिन मैं ये कहूँ कि आपके 60,000 तो हर महीने बिजनेस में लग ही जाते हैं, तो ये जो 60,000 है लग जाए तो आपके पास में नेट में कैश जनरेट तो होता है 1 लाख, पर लग कितना जाता है? 60,000। तो आपका कुछ ऐसा है तो आपको क्या करना चाहिए, फिर आपको ओनर फंड जाना चाहिए। क्यों ओनर फंड में जाना चाहिए? देखिए, अगर हम बात करें कि एक पर्सन ए है और इसकी सैलरी तो 1 लाख रुपए आती है, पर इसके
अदर कुछ खर्चे हैं जैसे कुछ भी है, वो खर्चे हर महीने के 70,000 के आसपास चले जाते हैं। तो सैलरी क्या 1 लाख उसको दिख रही है या हाथ में 30,000 हैं वो दिख रहे हैं? क्योंकि वो कहते हैं आते तो 1 लाख हैं पर अल्टीमेटली 70,000 तो हर महीने मेरे जाने ही होते हैं, 60-70 जो भी कुछ है, तो 30,000 नेट बचता है। 30,000 को देखते हुए तो ये कम है, और किसी कारण अगर ये खर्चे भी किसी महीने में करने पड़ गए तो क्या टाइम पे आप अपनी इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं? आप अपनी इंस्टॉलमेंट को नहीं दे सकते हैं, टाइम पे आपका कमिटमेंट पूरा नहीं होगा, इसलिए आपको बोरोड फंड में नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर ओनर फंड में जाना चाहिए। सो लास्ट पॉइंट है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। आपको ये भी पॉइंट अगेन कंसिडर करना चाहिए। द कंडीशन इन कैपिटल मार्केट इज आल्सो डिसाइडिंग टू हेल्प द सिक्योरिटी रिस्क। आपको बाजार का भी एक आइडिया होना चाहिए कि बाजार किस तरफ ज़्यादा अपना रुझान रख रहा है। ड्यूरिंग बूम पीरियड इट इज़ इजी टू सेल शेयर। अगर मार्केट में अच्छा चल रहा है तो उस दौरान शेयर बाजार में बेचने बहुत आसान हो जाते हैं। आपको वहाँ पर क्या करना चाहिए? शेयर की तरफ जाना चाहिए, अदरवाइज आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत हाई चली जाएगी, पर यहाँ पर फ्लोटेशन कॉस्ट कम जाएगी। पीपल आर रेडी टू टेक रिस्क वेयर। अब देखिए लोगों के पास में मार्केट की तरफ, शेयर मार्केट में ज़्यादा रुझान है, तो ज़्यादा शेयर में इन्वेस्ट करेंगे, बिना रिस्क को देखते हुए वो रिस्क लेना भी पसंद करेंगे। आपने अगर शेयर उतारने तो वो उनको बेचने में आपको दिक्कत कम आएगी, कॉस्ट कम आएगी और जल्दी से बिक जाएंगे। फिर आप ओनर फंड में जा सकते हैं क्योंकि रिस्क भी कम है और इसमें आपको फ़ायदा भी ज़्यादा नज़र आ रहा है, कॉस्ट भी कम है। लेकिन अगर डिप्रेशन पीरियड, अगर मार्केट के अंदर मंदी का दौर चल रहा है तो लोग शेयर खरीदना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। उस दौरान आपके पास में फिर ऑप्शन क्या बचती है? बोरोड फंड की। यहाँ पर आप ओनर फंड नहीं कर सकते। मोर डिमांड है डेट सिक्योरिटी इन द कैपिटल मार्केट, तो आपको इनको भी देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये क्या है, एक तरह से पूरी की पूरी समरी दे रखी है जिसको हम देख लेते हैं कि लागत कम होनी चाहिए, रिस्क जुड़े हुए साथ में कॉस्ट के हम देखेंगे। कैश फ्लो कंपनी में अगर पैसा आ रहा है, टाइम पीरियड अच्छा आ रहा है तो आप किस्तें दे सकते हैं। किस्त देने का मतलब कमिटमेंट पूरा कर सकते हैं, तो आपको देखना चाहिए। कंट्रोल कंसिडरेशन, अगर एग्जिस्टिंग वाले कहते हैं कि सर हमारे पास में कंट्रोल चाहिए पूरा का पूरा, फिर तो ओनर फंड करो। अगर वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है तो फिर बोरोड फंड भी जा सकते हैं। जब आप मार्केट से पैसा रेज करते हैं, जैसे इक्विटी शेयर से रेज करना चाहते हैं, तो क्या उससे जुड़े हुए जितने खर्चे हैं, फ्लोटेशन को, छोटे मोटे अंडरराइटिंग कमीशन फीस है, तो ये जो ब्रोकर को कमीशन दी, क्या ये खर्चे आपको हाई पड़ रहे हैं? अगर ये हाई पड़ रहे हैं तो भले ही वो शेयर सस्ते हैं पर आपको वो अल्टीमेटली इसकी कॉस्ट के कारण महंगे पड़ जाएंगे। फिक्स्ड ऑपरेटिंग, आपकी कंपनी का ऑपरेशन यानी आपका जो मेन बिजनेस है, कोर बिजनेस है, उसके ऊपर ही आपका, अगर मैं ये कहूँ 60% खर्चा निकल जाता है। खर्चे में जो आमदनी आती है 60% तो आपकी ऑपरेटिंग में चली जाती है। इसका मतलब जो बोरो फंड करोगे आपको वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप टाइम पे इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट और ये प्रिंसिपल में डिफाल्टर घोषित हो जाओगे, कमिटमेंट पूरा नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको ओनर फंड में जाना चाहिए। मार्केट को भी देखना जरूरी है, स्टेट ऑफ द कैपिटल मार्केट, मार्केट को देखना जरूरी है, मार्केट का किस तरफ रुझान है। अगर शेयर मार्केट में लोग बूम पीरियड चल रहा है तो आसानी से शेयर खरीदेंगे तो आपको शेयर में चले जाना चाहिए। लेकिन अगर रिसेशन चल रहा है, मार्केट के अंदर डिप्रेशन पीरियड है, मंदी का दौर चल रहा है, तो आपको उसमें नहीं जाना चाहिए। सो हमारे पास में ये टॉपिक था एज अ फाइनेंसिंग डिसीजन कैसे लेता है एक फाइनेंस मैनेजर, कौन से फैक्टर को वो देखता है। तो दीज आर द 7 फैक्टर्स विच कंसिडर्ड बाय द फाइनेंस मैनेजर। सो थैंक्स लॉट।